Hi everyone, welcome to Sri Balaji Wonder Kids, and today we are going to start off with the concept of lipids. एंड लिपिड्स को स्टार्ट करने से पहले गाइस प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में करे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए आपको यहाँ पर दिखा रखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और अब जो आएगा स्ट्रक्चर वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमने किस तरीके से पढ़े थे, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। कौन कौन से दो टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे NH2 होता है ग्रुप, जैसे इसको बोल दिया एन टर्मिनल, इसको बोल दिया सी टर्मिनल, इस तरीके से NH2 ग्रुप होएगा। और लास्ट की तरफ आता है COOH ग्रुप, ठीक है। तो COOH ग्रुप का सी टर्मिनल एंड NH2 ग्रुप का एन टर्मिनल। इसी तरीके से हमने देखा था यहाँ पर बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड्स मैंने आपको बता रखे हैं। अमाइनो एसिड्स के बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि सी टर्मिनल एन टर्मिनल क्या हुआ। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक टाइप में तो आ जाता है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये बीटा प्लीटेड, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये दो टाइप के होते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होता है, ओके। सो सी हियर, देखिए दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है और ये किसकी चेन है, अमाइनो एसिड्स की। अब यहीं पर मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाला होगा एन टर्मिनल एंड में जो होगा दैट विल बी द सी टर्मिनल, ठीक है। एन और सी टर्मिनल क्लियर हुए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना फर्दर तीन टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, दिस इज अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये है बीटा प्लीटेड शीट। और एक और टाइप का होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लेकिन डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये हमारी NCERT में गिवन नहीं है, जो कि है कोलाजन हेलिक्स। कोलाजन हेलिक्स मैंने आपको रेफरेंस दी थी, जैसे गुट की चोटी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, तीन स्ट्रक्चर आते हैं, मतलब एक तरह से तीन हेलिक्स का होता है। सो यू कैन से लाइक ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है। सो किस चीज़ का बना होता है, ट्रिपल हेलिक्स का। बीटा प्लीटेड शीट के स्ट्रक्चर जो हैं, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है वो पैरेलल चलती है या फिर एंटी पैरेलल चलती है, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट में, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरीके से अल्फा हेलिक्स की बात अगर मैं करूं तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, इट्स अ स्पाइरल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये, स्पाइरल स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स क्या है, स्पाइरल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस चीज़ का स्पाइरल स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पर जो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है ना, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है दैट्स कॉइल्ड अप, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कॉइल्ड अप है और कहाँ से, लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जो कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड से, ठीक है। सो राइट हैंडेड हेलिक्स लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको, अल्फा केराटिन ऑफ स्किन, ठीक है। अब यहाँ रीड कर लो, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन कॉजेज अमाइनो एसिड टू फोल्ड इनटू अ रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर जिक्र करा था हमने टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का। यहाँ पर थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग्स हो जाती हैं ड्यू टू द साइड चेन इंटरैक्शन, साइड चेन इंटरैक्शंस भी होती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको नंबर ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था। यहाँ पर होते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस जो कि स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस भी होती हैं, इनफैक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज इंटरैक्शंस के बारे में,
ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमाइनो एसिड, जहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन का एग्जाम्पल मैंने बताया था। सी हीमोग्लोबिन का, इंसुलिन का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। हीमोग्लोबिन क्या है, इट्स देखिए क्या है ये, इट्स व्हाट इज इट, इट्स अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोबिन आ क्या ना, यहाँ से याद रखो, इट्स अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। किस चीज़ से बना है, सब यूनिट से बना है, सब यूनिट से, ठीक है। मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, ठीक है। कितनी सब यूनिट से बना है, 4 सब यूनिट्स। ओके, सो ये था हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड से। ओके, बट बिफोर दैट हम प्रोटीन्स के पार्ट को पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन भी प्रोटीन्स को 6 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला जो सिंपल पार्ट है वो तो है ही सिंपल प्रोटीन्स का, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन्स, सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में जहाँ पर जो हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स तो होते ही हैं, ठीक है, प्लस वहाँ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। प्लस क्या आ जाता है वहाँ पर, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट टू वरी। ओके, सो अब क्या हुआ, आगे है थर्ड पार्ट, फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स यानी कि सिंपल, जहाँ पर फॉस्फरिक एसिड आकर ऐड हो गया, ठीक है। फोर्थ लाइपोप्रोटीन्स, फिफ्थ मेटेलोप्रोटीन्स एंड लास्ट वन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। ओके, सो अब इन 6 पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिख दी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है, ए जहाँ मैं लिख दूँ वहाँ समझ जाओ कि अमाइनो एसिड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने, सिंपल, जो हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, दैट यील्ड्स ओनली अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ओ that yields on the amino acids residues upon hydrolysis and composed of chain of amino acids joined by peptide linkage। क्या कहा यहाँ पर हमने कि जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स के जो रेसिड्यूज होते हैं उनके, जैसे कि हाइड्रोलिसिस बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस से जो रेसिड्यू वगैरह आ गए उनसे बने होते हैं, और वहाँ पर क्या होती है, पेप्टाइड लिंकेज जो होती है, वहाँ पर होती है पेप्टाइड लिंकेज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एग का एल्ब्यूमिन। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। राइस में भी होते हैं, वीट में भी होते हैं। सीरम पता है ना आपको क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने पढ़ना है आगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी, जो कि है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। Conjugated proteins are those which yield alpha amino acids, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी मतलब उस कैटेगरी में आते हैं जो कि अल्फा अमाइनो एसिड को तो यील्ड करते ही हैं, प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट को, एक नॉन प्रोटीन ग्रुप को रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ये हम याद रखेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी आई होप आपको क्लियर हो गए। ओके, सो अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे चलते हैं। सो देखिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ सिंपली ऐसा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के केस में कि यहाँ पर एक ना, जैसे सिंपल प्रोटीन्स में क्या हुआ था, सिंपल प्रोटीन्स में हुआ था कि अल्फा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज निकल रहे थे और अपॉन हाइड्रोलिसिस, और फिर हमने वहाँ पर एग्जाम्पल देखे, वो थे एग एल्बुमिन, सीरम था, सीरम के ग्लोबुलिन वीट में भी होते हैं, राइस में भी होते हैं। फिर मैंने बात करी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में, जिसके फर्दर एग्जांपल्स हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, मेटेलोप्रोटीन्स। हाँ, डेराइव्ड प्रोटीन्स आर नॉट एग्जांपल्स, ओके, ठीक है। सो फॉस्फोप्रोटीन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक अलग से प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। देखिए अगले पेज पे चलते हैं।
ओके सो देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या हुआ था, एक अलग से एक प्रोस्थेटिक ग्रुप नामक एक ग्रुप आया था जो कि नॉन प्रोटीनेशियस है स्ट्रक्चर जिसका, ठीक है, विच इज़ नॉन प्रोटीनेशियस। इसी तरीके से यहाँ पर अब देखिए डायरेक्ट नाम पे चलिए, नाम ने क्या कहा है कि नाम कह रहा है कि फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स का मतलब अब समझ रहे हो आप, फॉस्फोप्रोटीन्स मतलब कि यहाँ पर हमें कहना चाह रहा है कि यहाँ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, फॉस्फोप्रोटीन्स के केस में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा दैट विल बी द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होगा फॉस्फोप्रोटीन्स के केस में, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एग्जांपल बताओ, कैसिन जो होता है ना, कैसिन मिल्क का, मिल्क में जो कैसिन होता है वो वाला, कैसिन ऑफ मिल्क भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसिन ऑफ मिल्क एंड विटेलिन ऑफ एग यॉक। इतना क्लियर हुआ अब आपको। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे जो कि है लाइपोप्रोटीन्स। यहाँ पर अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर जो होगा ना हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट विल बी फॉस्फोलिपिड। अब मैं बात कर रही हूँ लाइपोप्रोटीन्स की, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रखना नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, ये लिखा हुआ मैंने नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, फॉस्फोलिपिड है। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं ये, ठीक है, ये मत भूलना। इसका एग्जाम्पल तो मतलब बहुत अच्छे से रट लो, ये तो बहुत जगह काम आता है, ठीक है। सो फॉस्फोरिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है, विटेलाइन ऑफ एग में भी मिलता है, कैसिन ऑफ मिल्क में भी मिलता है, ठीक है, और लाइपोप्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन भी सिंपल है। मेटालोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, देखिए आप ना हेडिंग डाल लेना खुद ही, मेटालोप्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा दैट विल बी मेटल आयंस, मेटल आयंस। अब कौन कौन से मेटल आयंस हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि जिंक के हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल आयंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है फेरिटिन, फेरिटिन, ठीक है, फेरिटिन इज द एग्जाम्पल। ओके सो हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ओके सो फेरिटिन इज द एग्जाम्पल। ओके अब जल्दी से काम करते हैं, लास्ट वाला डेराइव्ड लिपिड्स का पार्ट कर, डेराइव्ड प्रोटीन्स का पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इनको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। डेराइव्ड प्रोटीन्स में क्या है, ये प्रोटीन्स कहाँ से डिराइव होंगे, यूजुअली कहाँ से होता है, डीनेचुरेशन प्रोसेस से, कोआगुलेशन वाले प्रोसेस से, या फिर ब्रेक डाउन के प्रोसेस से, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस से ये डिराइव होते हैं, जैसे कि पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटियोसिस, ये सभी, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, डिराइव्ड प्रोटीन्स होंगे, सिर्फ इतना ही आपको समझना है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोटीन के पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स क्लियर हुआ सबको। यहाँ पर चेन होती है अमीनो एसिड्स की जो कि पेप्टाइड बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, व्हीट और राइस के अंदर भी होता है। सेकेंड हमने एक पढ़ा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बल्कि यहाँ पर हमको 3, 4, 5 नहीं 1, 2, 3 लिखना चाहिए था, है ना, 1, 2, 3, क्योंकि हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की ही कैटेगरी लिखी, एंड यहाँ पर आना चाहिए था 3। एनीवेज ओके सो चलते हैं वापस से। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या है, जहाँ पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग से ऐड हो रहा है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग से ऐड हो रहा है, दे आर नोन एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। फॉस्फोप्रोटीन्स में वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फोप्रोटीन्स के केस में क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल पता है हमको, एग्जाम्पल है विटेलाइन ऑफ एग योक, विटेलाइन, ठीक है, और कैसिन का भी एग्जाम्पल है। लाइपोप्रोटीन्स में सेल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल है, मेटालोप्रोटीन्स में फेरिटिन, और डेराइव्ड प्रोटीन्स भी हमने समझ लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बेसिस पर भी हम इनको और क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर भी हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हैं, पहले हम देख लेते हैं स्टोरेज प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स किस चीज़ की हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सीड का एग्जाम्पल, सीड के अंदर फूड स्टोर रहता है,
किसकी हेल्प से? स्टोरेज प्रोटीन्स की हेल्प से। एग के अंदर भी फूड स्टोर रहता है, वो भी किसकी हेल्प से होता है हमारे पास? यस, स्टोरेज प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। ओके, सो हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ओवल ब्यूमिन इन एग होता है, ठीक है, ओवल ब्यूमिन। सेकेंड पार्ट है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का। सेकेंड पार्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाने में, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में तो भाई याद रखना है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। कार्टिलेज इज वन, सॉरी, कोलाजन। कोलाजन हमने देखा था, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रोटीन है हमारे एनिमल वर्ल्ड का कोलाजन, ठीक है। कोलाजन हमें कहाँ मिलता है? टेंडन्स में, ठीक है। सो कोलाजन हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एंड थर्ड कैटेगरी है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स की। फंक्शनल प्रोटीन्स की वो प्रोटीन्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। वो प्रोटीन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, लाइक एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स। एंजाइम किस तरीके से काम करती हैं? कैटलिस्ट की तरह। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्लियर हुआ सभी को ये इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देख लीजिए जल्दी से फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स के? फंक्शन है पहला, देखिए एंटीबॉडीज। अब लिखते जाइए क्या क्या होता है प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ में प्रोटीन है, एंजाइम्स में प्रोटीन है, ठीक है। स्टोरेज भी कर रहे हैं ये, ट्रांसपोर्ट भी करा रहे हैं, जैसे GLUT4 हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी करा रहे हैं ये, स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं ये। हार्मोनल प्रोटीन्स भी होते हैं, यू नो, हार्मोनल प्रोटीन्स आर आल्सो देयर, ठीक है। सो इतने हमने क्या लिख लिए? इनके फंक्शंस। अब देखिए इनको समझते हैं। अब ये देखिए सबसे पहला क्या लिखा हमने? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी? दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विच हेल्प अस इन डिफेंडिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स कराती है एंटीबॉडीज़। एंजाइम्स क्या कराता है? एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन बताया था मैंने आपको अभी ओवा एल्ब्यूमिन इज फाउंड इन एग एंड कैसिन के बारे में भी जिक्र करा था। ट्रांसपोर्ट में GLUT4 हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। स्ट्रक्चरल कोलाजन। हार्मोनल प्रोटीन, लास्ट वन हार्मोनल प्रोटीन में क्या होगा? दे आर मैसेंजर प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ के साथ। ओके, अब देखिए एसिडिक प्रोटीन्स भी होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स भी होते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स वो होते हैं जिनके पास ओवरऑल नेट नेगेटिव चार्ज होता है, और बेसिक प्रोटीन्स के पास ओवरऑल नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रल प्रोटीन्स भी मिलते हैं, जहाँ एसिडिक बेसिक है वहाँ न्यूट्रल भी होता है। सो न्यूट्रल्स के पास नेट ज़ीरो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, नो नेट चार्ज। इतना क्लियर हो गया आपको? प्रोटीन्स की इतने सारे टाइप की हमने क्लासिफिकेशन कर ली, ठीक है। शेप के बेसिस पे भी कर सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, बट हाँ इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारी NCERT ने ये दे नहीं रखा, ठीक है। पर ये भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। सो हमने किसके बेसिस पे देखे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के बेसिस पे देखे, एंड फंक्शंस के बेसिस पे कौन कौन थे? स्टोरेज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। एंड उनकी कंपोजिशन के बेसिस पर भी थे, जहाँ कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स वगैरह का जिक्र करा था। फिर हमने फंक्शंस भी देख लिए प्रोटीन्स के, और इसी के साथ हमारा जो प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट है वो होता है फिनिश। जो हमारे प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ हमें अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब जल्दी से
हम जो है प्रोटीन्स के बारे में 2 लाइन्स और लिखे एनसीईआरटी ने बॉन्डिंग के बारे में, वो भी रीड कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि हम जो है स्ट्रक्चर के बाद, देखिए स्ट्रक्चर वाला पूरा हाफ आवर का सेशन लिया था मैंने, अराउंड 40 मिनट्स का सेशन लिया था सिर्फ एनसीईआरटी के इस 1.5 पेज को समझाने के लिए। एंड आई होप कि वो सुपर फंटास्टिक सेशन था और उसमें आपके हर एक डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर पे। सो हमें प्रोटीन्स पढ़ने हैं अभी, तो प्रोटीन्स के बॉन्ड लिंकिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारा प्रोटीन्स का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को क्या भी कहा गया है, पॉलीपेप्टाइड, तो हमें भूलना नहीं है। देखो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा गया, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है अमाइनो एसिड्स के बीच में, और एक अमाइनो एसिड मतलब एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पर हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ 2 तो कंबाइन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी आते हैं, और उसी वजह से क्या कह दिया, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, amino acids are linked by polypeptide bond which is formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर अब मैं बना देती हूँ 2 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर साथ में OH भी होता है इस वाले C के साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे पास ये अमाइनो एसिड है एक। ठीक है, तो अब देखिए ये एक अमाइनो एसिड है, ये पूरा खोल रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना है कैसा अमाइनो एसिड है। देखिए ये कार्बन है, ये NH2 को मैंने खोल दिया है, ये R1 मतलब जो ग्रुप लगाना है, और ये COOH को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो कन्फ्यूज़न मत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी NH2 को ओपन कर दिया और COOH को ओपन कर दिया, और यहाँ पर हमने जो है R ग्रुप लगा लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी तो हमें सिर्फ इतनी चीज़ों से मतलब है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH और H ग्रुप दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोकस करिए, हाइड्रोजन का OH और H ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इनका हो जाता है एलिमिनेशन, और इनकी एलिमिनेशन से बनता है H2O, यानी कि रिलीज ऑफ व्हाट होता है, रिलीज ऑफ वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। क्लियर हुआ इतना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया। यानी कि अब जब एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया, यानी कि यहाँ से ये इतना पार्ट जो है निकल गया, और इतना पार्ट जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, अब देखिए इस पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ। इतना पार्ट H2O पूरा जब रिमूव हो गया, COOH से हमने लिया OH। ठीक है, जब कंबाइन हुए हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स, और NH2 से लिया हमने हाइड्रोजन, तो कितना पार्ट निकल गया, H2O का पार्ट रिलीज हो गया। तो इतने पार्ट में किस तरीके की बॉन्डिंग शो होगी, इतने पार्ट में बॉन्डिंग होगी इस ऐसे CONH, इस तरीके से आपको बॉन्डिंग शो होगी। मतलब यही मिल जाएंगे, बस इतना ही हो रहा है, CONH। ठीक है, सो ऐसे ही बनता है, इसी को कह देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोल देते हैं हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो आई होप आपको पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। सो यहाँ से आपका प्रोटीन्स का पार्ट फिनिश हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिपिड्स। सो लिपिड्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड्स ही एक चेन बनाते हैं लिपिड्स की। सो पहले यहीं पे एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी ने कहाँ से स्टार्ट कर रखा है, फिर हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। ये तो हमें पता होना चाहिए कि लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई दे आर वाटर इनसोल्यूबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। अब एक फैटी एसिड क्या होता है, एक फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दैट इज अटैच्ड टू एन R ग्रुप, और जो R ग्रुप होता है दैट कुड बी मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। ठीक है, और हायर नंबर कितने हो सकते हैं, 1 से 19 कार्बन तक, यानी कि C19 और H करके इस तरीके से कुछ हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं आगे बढ़ सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड के पास, अब ये याद करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट
भी बन सकता है कि पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बोक्सिल यानी कि कार्बन ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल वाले कार्बन को मिला के पूछ सकते हैं या इसको हटा के। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग, यानी कि 15 कार्बन हैं बिना कार्बोक्सिल ग्रुप के, कितने हैं 15 कार्बन, और इसको मिला लिया जाएगा तो 16 कार्बन बन जाएंगे। ठीक है। अराकिडोनिक एसिड के बारे में भी दे रखा है, 20 कार्बन एटम्स है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, इसीलिए वो एक लिपिड है क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन है, नहीं तो 19 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या फिर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में डबल या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। सैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेट हो चुका है उसके अलावा वो नहीं बढ़ सकता। तो इनमें क्या होता है, इन टाइप के कार्बन एटम्स के पास क्या होता है, यानी कि अगर मान लो कि मैं CH4 का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है फर्दर हाइड्रोजन डालने की। नो फर्दर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। ठीक है, नो फर्दर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर मान लो यहीं पर मान लो ये वाला हाइड्रोजन ना होता और लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा होता है कि ये हाइड्रोजन ना होते और यहाँ पर क्या हो जाता, यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाता लेट्स सपोज ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ एक हाइड्रोजन आने की संभावना है, डबल बॉन्ड आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो 2 हाइड्रोजन आने की संभावना थी बॉन्ड ब्रेकेज के बाद, इसीलिए। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नाम क्यों दिया, क्लियर हो गया। नाउ अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट इज अ सिंपल लिपिड। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Here the fatty acids are found esterified with glycerol. They can be then monoglycerides, diglycerides and triglycerides. ठीक है, अब इनको फैट्स और ऑयल्स भी कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बाद में, पहले और समझ लेते हैं इतने कॉन्सेप्ट को डिटेल में। So lipids are what? They are water insoluble because they are non-polar molecules. ठीक है, एक फैटी एसिड क्या होगा, अब एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो एक फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड विद एलिफैटिक टेल चेन विच इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिपिड्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, अंदर क्या होंगी हाइड्रोफिलिक टेल्स, मान लो ये क्या है हाइड्रोफिलिक टेल, और ये क्या है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड्स बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ वो स्ट्रक्चर है जो कि पानी से डरता है, यानी कि ये वाटर इनसॉल्यूबल होंगे। ठीक है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैव अ चेन ऑफ एन इवन नंबर। देखिए क्या कहा गया है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैव अ चेन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम 4 to 24। ठीक है, 4 to 24 इसी तरीके से नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरी बात क्या बताना चाहती हूँ कि फैटी एसिड्स जो होते हैं ना वो एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं। एम्फीपैथिक कंपाउंड्स का मतलब यही है कि जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ठीक है, ये वाला, यहाँ ये क्या है हाइड्रोफिलिक है ये, और ये क्या है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जहाँ दोनों एक पोलर एंड हो एक नॉन पोलर एंड हो, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या बना लेते हैं, मिसल्स बना लेते हैं, मिसल्स ऑफ मोनो लेयर बना लेते हैं, एक लेयर की मिसल बना लेते हैं किस चीज़ में, वाटर के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और फैटी एसिड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर हुआ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स।
यहाँ पर क्या होती है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, डू यू नो, इट्स लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ चेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 12 to 24, इतने सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ जनरल फार्मूला भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो जनरल फार्मूला क्या बताएंगे हम, जनरल फार्मूला। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ही बात करी जा रही है, किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की यहाँ पर बात हम नहीं कर रहे। तो जनरल फार्मूला है CnH2nO2, क्लियर हुआ, CnH2nO2, ठीक है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक और हैशटैग इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि वो लिपिड्स जिनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि सिंपली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले लिपिड्स, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं अगर उनको एक्सेस में ले लिया, इफ टेकन इन एक्सेस दे कैन इंक्रीज LDL कोलेस्ट्रॉल, LDL यानी कि लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल को वो इंक्रीज कर सकते हैं और उस वजह से क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है। दे कैन इंक्रीज लो डेंसिटी लाइक प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जस्ट अ सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से और क्या हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ में अगर, ठीक है। सो LDL क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है ना, इसको हम बोल देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फुल फॉर्म क्लियर हुई, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ओके। सो अब इतना क्लियर हो गया कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे। अब पहले एक और बात समझ लीजिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मैंने क्या बताया, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि घी और आप ऑयल में देखें, घी और ऑयल में क्या होगा, घी सर्दियों में जम जाता है, तेल सर्दियों में नहीं जमता, ठीक है। घी हमेशा सर्दियों में जम जाता है लेकिन तेल सर्दियों में नहीं जमता, क्योंकि तेल का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि तेल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, मतलब होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में सिंपल हम लिख सकते हैं, जैसे लॉरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, ये याद कर लेना। अनसैचुरेटेड के केस में क्या होता है, दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। और इनका जनरल फार्मूला कितना होता है, CnH2n-2xO2, ठीक है। और x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, x क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ओके। आई थिंक कि आपको ये कलर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तुम डार्क कलर ही लेंगे, ओके, ये कलर ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। x याद रखना, x इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, CnH2n-2xO2 इनका मतलब जो है जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये सिस और ट्रांस फॉर्म में भी रह सकते हैं। ज़्यादातर जो नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या रहते हैं, सिस फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स आर ऑफ द सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में जो रहते हैं वो ज़्यादातर नेचुरल नहीं होते, वो ह्यूमन प्रोसेसिंग यानी कि ह्यूमंस जो करते हैं ना, जैसे हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट होते हैं। और ये भी याद रखना कि जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना, सिस और ट्रांस फैट्स, जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना वो बुरे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें हमेशा जब भी हमें कोई पैक्ड फूड आइटम परचेज़ करना है तो हमेशा हमें ज़ीरो ट्रांस फैट लिखा हुआ हमेशा वहाँ पर ये लेबल होना ज़रूरी है, ये पढ़ना चाहिए, ये ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं म्यूफा एंड प्यूफा के बारे में। म्यूफा एंड प्यूफा के बारे में देखिए, म्यूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड प्यूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया, मोर देन वन डबल बॉन्ड,
म्यूफा में वो जो कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है या वन डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मोनोअनसैचुरेटेड जैसे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, और इसी तरफ अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो यहाँ क्या है, दो डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन समझ आ रहा है कि यहाँ क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होंगे, दो डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो फैटी एसिड जिनके पास एक डबल बॉन्ड है उनको हमने बोल दिया म्यूफा, और जिनके पास एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4 जितने भी हैं वो प्यूफा हो गए। ठीक है, अब ये ना हार्ट के बेसिस पर हार्ट हेल्दी रहना चाहिए हमारा, और हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो हमें ऑयल्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और ऑयल्स कहाँ पर होते हैं, प्यूफा के अंदर। ठीक है, यानी कि प्यूफा अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए प्यूफा अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? ओके, सो आई होप आपको फैटी एसिड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ये भी सिंपल कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड्स में क्लासीफाई है। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं एस्टर्स फैटी एसिड के। ठीक है, सिंपल लिपिड्स की अगर मैं बात करूँ, ओहो जस्ट अ सेकेंड, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। सिंपल लिपिड्स लिखेंगे, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। ठीक है, सो दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आएंगे, वैक्सेस, क्यूटिन, ये यहाँ एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकेंड है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, यहाँ फैटी एसिड के अलावा अल्कोहल भी होता है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, these have other groups like phosphate and phospholipids, phosphate and phospholipid। इतना तो हमने देखा ना कि ये तो सब में ही होता है, मतलब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। देखिए जो सिंपल लिपिड्स में जो चीज़ आ गई, यानी कि वो तो होती है अल्कोहल और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स तो यहाँ पर होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप अगर आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, या फिर हमारे पास फॉस्फोलिपिड के ग्रुप में देख लो। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हो गया तो फिर हमेशा फैटी एसिड से और अल्कोहल से अगर फॉस्फेट ग्रुप हो गया तो फिर वो, जैसे कि एग्जांपल है, फॉस्फेट होता है फॉस्फोलिपिड में, है ना, फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, फॉस्फेट, शुगर हो जाएंगे ग्लाइकोलिपिड में। तो एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। ओके, नाउ अब लास्ट वन है डेराइव्ड लिपिड्स। प्रोटीन्स नहीं, हम लिपिड्स का जिक्र कर रहे हैं इसीलिए लिपिड्स लिख लेना। डेराइव्ड लिपिड्स, तो ये क्या होता है, केमिकली दे आर नॉट लाइक देखिए केमिकली अगर हम बात करें तो फिर वो फैटी एसिड्स की, मतलब फैटी एसिड की कंपोजिशन एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं होती केमिकली, लेकिन अगर हम इनके जैसे डाइवर्सिटी की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो फिर वो फैटी एसिड्स की तरह होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टेरोल्स एंड टर्पीन्स का एग्जाम्पल है, स्टेरोल्स एंड टर्पीन्स, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल है, डेराइव्ड लिपिड्स का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद द एग्जाम्पल ऑफ वैक्सेस। अच्छा, वैक्सेस क्या होता है, केमिकली इनर्ट एस्टर्स है वो, लंबे लंबे सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन रहती है यहाँ पर, और मोनोहाइड्रिक हायर अल्कोहल्स भी होते हैं, जैसे सिटाइल, ऑलियल, साइटाइल एंड मैरिसिल। ठीक है, मैरिसिल, इतना क्लियर हुआ। वैक्सेस में क्या होगा, केमिकली इनर्ट एस्टर्स होंगे, लंबे लंबे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे वैक्सेस का, वो लेनोलिन ऑन द फर ऑफ एनिमल। इट्स नॉट फोर, इट्स फर। ठीक है, फर, इसको करेक्ट कर लो। ओहो, यहाँ लिख लो करेक्शन, FUR। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे, FUR, फर ऑफ एनिमल्स। देखिए वैक्सेस जो होते हैं उनकी वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये लुब्रिकेटिंग एबिलिटी होती है। लिखेंगे 3 पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको वैक्सेस के, वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर दे आर केमिकली इनर्ट एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लैनोलिन ऑन द फर ऑफ एनिमल्स। बीज वैक्स है जो कि बीज
हनी बी सिक्रेट करती हैं। ह्यूमन ईयर में जो ईयर वैक्स होता है उसको हम बोलते हैं सीरियोमिन, सीरियोमिन इन द ह्यूमन ईयर, ठीक है। कैंडल वैक्स की बात करें सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जो है वो ट्रू वैक्स नहीं है, ठीक है। सो इतना याद रखो, पैराफिन वैक्स और स्टीयरिक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है। और एक होता है कार्नोबा वैक्स, देखिए ये दे रखा कार्नोबा वैक्स एंड स्पर्मेसिटी, स्पर्मेसिटी आर द हार्डेस्ट नोन व्हेन वी आर यूज्ड एज हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट्स, ठीक है। उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं भाई, दे आर यूज्ड एज हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट, हार्डेस्ट एवर जो है वो यहाँ पर वैक्सेस हैं, कार्नोबा वैक्स और स्पर्मेसेटी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको वैक्सेस के बारे में। और फिर होते हैं क्यूटिन और सुबेरिन, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड। क्यूटिन क्या है, क्यूटिन एक टाइप का लिपिड है जो कि पॉलीमराइजेशन से बनता है और क्रॉस एस्टरिफिकेशन से बनता है। किस चीज़ की, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड की, याद रखना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। अब चलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पे। सबसे पहले कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में हम पढ़ेंगे फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में, फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में, ठीक है। सो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे फॉस्फोग्लिसराइड। अब इनके पास क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और हाँ, किसकी एडिशन, एडिशन तो हमेशा याद रखना अल्कोहल ग्रुप की, और फैटी एसिड तो रहेंगे ही हमेशा, उसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, एस्टरिफाइड OH भी होता है, ये तो हमेशा होंगे OH और फैटी एसिड्स, ठीक है। सो ये यूबिक्यूटस भी होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये क्या होता है, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब they are present in all the cells, they are present in all the cells, हर एक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, they are ubiquitous। क्लियर हुआ, ओके। सो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फॉस्फोग्लिसराइड्स के। फॉस्फेट ग्रुप होता है इन एडिशन टू OH एंड फैटी एसिड्स, दे आर यूबिक्यूटस, प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं स्फिंगोलिपिड्स पे, स्फिंगोलिपिड्स पे, ओके, स्फिंगोलिपिड्स, ओफो, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं, स्फिंगोसिन होता है इनके अंदर, स्फिंगोसिन, ठीक है। स्फिंगोसिन क्या है, 20 कार्बन अमाइनो अल्कोहल जो कि एस्टरिफाइड है फैटी एसिड से। अब इनकी चेन लेंथ कितनी होती है, चेन लेंथ कितनी होती है, 16 to 26 कार्बन, 16 to 26 कार्बन एटम्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स ग्रुप भी हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स पे। ग्लाइकोलिपिड्स में सिंपल सी बात है, यहाँ फैटी एसिड, अल्कोहल, स्फिंगोसिन और शुगर होता है एक अलग से, ठीक है, सिर्फ इतना सा है। लाइपोप्रोटीन में लिपिड्स होते हैं साथ में, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आ गए, देखिए लाइपो और प्रोटीन्स, लाइपोलिपिड्स प्रोटीन्स आ गए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 4 पॉइंट्स बता दी, मतलब मैंने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के 4 फर्दर कैटेगरी बता दी, क्लियर हो गया। अब देखिए डेराइव्ड लिपिड्स में है स्टेरोल, स्टेरोल से याद आ गया, कोलेस्टेरोल। मेम्ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब मेम्ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ, सो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड इन द एनिमल टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड इन द एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, इन एनिमल टिश्यू, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड है एनिमल टिश्यू में। और ये पता है लिवर भी बनाता है, इट्स फॉर्म्ड बाय लिवर ऑल्सो। और इसका जो बेसिक फार्मूला है दैट इज C27H45OH। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और क्या समझ सकते हो आप, टर्पिनॉइड्स को इसका प्रिकर्सर होता है 5 कार्बन का, ठीक है, 5 कार्बन प्रिकर्सर होता है, जैसे कि आइसोप्रीन होता है ना, ठीक है। और डेरिवेटिव्स मेवालोनिक एसिड पाथवे होता है ना, उसी की तरह इट्स डेरिवेटिव वाई द मेवालोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करूँ तो दे आर 20 कार्बन कंपाउंड इट फंक्शंस एज अ हार्मोन मॉड्यूलेटर, फंक्शंस लाइक हार्मोन मॉड्यूलेटर। किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। कितने कार्बन का है? 20 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये कहाँ बनते हैं पता है आपको? ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं जहाँ इन्फेक्शन हो, डैमेज टिश्यू हो, वहाँ पर बनते हैं। इंजरी के साथ डील करते हैं ये हमेशा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। सो गाइज चलिए एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया एनसीईआरटी पे चलने से पहले, उसको भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। सो वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? देखिए अब फंक्शंस देख लो। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फंक्शंस देख लो, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? वैक्स, इसके बारे में पढ़ा। वैक्स का क्या फंक्शन है? हमारे ईयर में जो सीरियोमिन है उसका फंक्शन पता है आपको? सीरियोमिन क्या करता है? सीरियोमिन का काम ये होता है कि बाहर से अगर कोई, जैसे अब हमारे कान है हमेशा ओपन, यहाँ पर कैविटी तो होती है, ओपन स्पेस रहते हैं, ऐसा तो है नहीं बंद होते हैं मुंह की तरह। तो यहाँ पर कभी कोई छोटा मोटा मच्छर, मक्खी या फिर और भी छोटे जैसे चींटियाँ वगैरह अगर घुस जाएं किसी के कान में, तो ताकि वो डैमेज ना हो पाए, मतलब वो डैमेज ना कर पाएँ, ठीक है, मतलब हमारे ईयर को डैमेज ना कर पाएँ, इसीलिए हमारे पास ईयर वैक्स भी होता है, ताकि वो उसी के अंदर स्टिक होकर फिर वो बाहर निकल जाए। बाकी और भी फंक्शंस होते हैं जिनको अभी आपको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो गाइस इम्पोर्टेंट है ही। फॉस्फोलिपिड इज़ यूबिक्यूटस, बताया था ना, हर एक सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी रिजर्व की तरह भी काम करते हैं। दे एक्ट एज एनर्जी रिजर्व इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। और यहाँ पर क्यूटिन और स्यूबेरिन के बारे में बात करी थी हमने। तो क्यूटिन क्या करता है? क्यूटिन क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट एपिडर्मिस फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। जो हमारी प्लांट में लीफ होती है ना, यहाँ पर ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, ऊपर से एक लेयर बनाकर रखता है क्यूटिन, वैक्सी सी लेयर, कोटिंग सी, ताकि वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो पाए वहाँ पर, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए वहाँ पर, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ओके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में तो मैंने आपको बता ही दिया था। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है? हार्मोन मॉड्यूलेटर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। दे आर हार्मोन मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। और टर्पिनॉइड्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी। अब देखिए यहाँ पर they can be monoglycerides, diglycerides and triglycerides. These are also called fats and oils. Fats and oils based on melting point, ठीक है। ऑयल हम उन्हीं को तो कहते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाते, ठीक है। ऑयल लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स हैव लोअर मेल्ट, सी गाइस मैंने गलती से ज़्यादा बोल दिया। मेल्ट का मतलब क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑयल्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। बल्कि जो हमारे पास घी होता है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता, ठीक है, वो जल्दी से क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जिंजली ऑयल, ऑलिव ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, ठीक है। सो हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. देखिए कुछ लिपिड्स में क्या होते हैं? they have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. They are phospholipids, ठीक है। फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि फॉस्फोरस भी आ गया, लिपिड भी आ गया, तो फॉस्फोलिपिड हो गए। और ये कहाँ पर मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। लेसिथिन का जिक्र नहीं करा हमने, लेसिथिन भी एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कहाँ? फॉस्फोलिपिड्स की तरह। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। किनके पास? किनका जिक्र कर रही हूँ मैं यहाँ पर? न्यूरल टिश्यू का, ठीक है। सो न्यूरल टिश्यू, ब्रेन को भी इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found.
सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन एंड थाइमिन। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। अब ये देखिए नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात कही है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के ये फर्दर कैटेगरी है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे इनका भी ओवरव्यू लेकर चलेंगे। जैसे हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था तो अलग अलग पैराग्राफ से जो जो हमें पॉइंट दे रखा था उसको रीड करते हुए हमने पूरा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। लिपिड्स में और अमाइनो एसिड देखिए आपको कितना छोटा छोटा दे रखा था, लिपिड्स के बारे में सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट दे रखा था, बल्कि मैंने आपको इससे बहुत ज़्यादा बताया है ना। हमने वैक्सेस के बारे में बात करी, फंक्शंस के बारे में बात करी, और अमाइनो एसिड्स में आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल, ये सब भी बताए हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।